हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में केमिस्ट्री। और बेटा क्लास 11 केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे थर्मोडायनेमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। तुम लोग को मालूम मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, तो जाकर देखो प्ले लिस्ट में 9 से लेकर 12 तक वीडियो मिल जाए केमिस्ट्री का। और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा भी दोस्तों को फॉरवर्ड कर, ठीक बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 केमिस्ट्री में हम पढ़ाते बेटा हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, ठीक बेटा। सबसे पहले हेडिंग में हीट क्या है, हीट लिखो रे बाबू। हीट क्या है बेटा? हीट जो है क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म में हीट। हीट क्या बेटा? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखो रे बाबू, हीट इज द क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ क्या बेटा? एनर्जी। एनर्जी का क्या है? एक फॉर्म है, क्या बेटा? हीट। कॉमन यूनिट ऑफ हीट होता है बेटा, कॉमन यूनिट ऑफ हीट। कॉमन यूनिट ऑफ हीट जो होता है बाबू, वो होता है कैलोरीज। क्या होता है बाबू? कैलोरीज होता है, ठीक बेटा। एंड एसआई यूनिट ऑफ हीट जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ हीट जो होता है बाबू, वो क्या होता है बाबू? जूल होता है। क्या होता है बेटा? जूल। क्या होता है बेटा? जूल होता है। जूल जूल जूल। क्या होता है? जूल। जूल सिंपली इसको जे से डिनोट करते हैं, जूल, ठीक बेटा। याद रखना बेटा, 1 कैलोरीज इक्वल टू होता है 4.182 जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.182 जूल होता है। इसको लिखो पहले, है ना? देखो चलो बेटा, अब हम बात करते हैं कि हम लोग तुम बताए थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा पढ़ते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक बेटा। मान लेते बाबू ये आपका एक सिस्टम है और सिस्टम क्लोज कंटेनर है, ये इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और ये बाहर तरफ क्या बाबू होता है? सराउंडिंग है। ये सराउंडिंग है बेटा। बोलो ने बाबू, बोलो रे, ये क्या है? सराउंडिंग है, ठीक है। और ये आपका सिस्टम है। ये क्या है? आपका सिस्टम है। सिस्टम का टेम्परेचर मान ले T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। और T1 ज्यादा है और T2 क्या है? कम है। तो क्या करेगा सिस्टम? अपना एनर्जी को या अपना हीट को क्या करेगा? बाहर क्या करेगा? लॉस करेगा। मतलब T1 का टेम्परेचर ज्यादा है कंपेयर T2 की तुलना में, तो इसका यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या करेगा? अपना हीट को या एनर्जी को बाहर क्या करेगा? एक्सचेंज कर देगा। मतलब अपना हीट को सराउंडिंग में क्या करेगा? लॉस कर देगा। तो उसको बोलते हैं बेटा, नेगेटिव होता है उस समय हीट, और उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मींस बेटा हीट लॉस बाय द सिस्टम, लॉस बाय द सिस्टम। बेटा अगर सिस्टम के द्वारा हीट का लॉस होगा तो हीट ऑलवेज क्या बेटा? नेगेटिव होगा। और उसको बोलते हैं बाबू एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर सिस्टम हीट को क्या करे? सराउंडिंग को लॉस कर दे तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम का हीट ज्यादा है एज कंपेयर टू सराउंडिंग की तुलना में, तो हीट क्या करेगा? सिस्टम सराउंडिंग को लॉस कर देगा। लिख लो। फिर बेटा बाबू ध्यान देना कि मान लेते हैं कि ये सिस्टम है ना, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है बाबू। ध्यान दे बाबू, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है ना। इसका हमारा टेम्परेचर T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है। अब बताओ T2 ज्यादा है एज कंपेयर टू T1 से, तो सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? गेन करेगा। सराउंडिंग से हीट को सिस्टम लेगा, मतलब हीट गेन बाय द सिस्टम होगा। हीट क्या होता है बाबू? गेन बाय द सिस्टम। गेन बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा हीट क्या होगा? बताओ, गेन होगा। उस समय हीट क्या होता है बाबू? बताओ, पॉजिटिव होता है ना। उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो, रुको रे बाबू, एंडो का थर्मिक का स्पेलिंग गलती हो गया,
हो गया रे, हो गया। क्या था वो? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको लिखो, लिखो। चलो अब हम बात करते हैं इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हेडिंग दो बाबू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको बाबू स्मॉल सी से, ये स्मॉल सी क्या करते इसको डिनोट करते। ये होता क्या चीज अब समझो। मान ले बाबू ये आपका क्लोज कंटेनर है इस तरह से, और ये मान ले पिस्टन है ऊपर नीचे होने वाला, और इसके अंदर क्या 1 ग्राम गैस है। 1 ग्राम ऑफ क्या बाबू गैस है, ठीक है। अब आप इसका टेम्परेचर मान ले तो T1 है, मान ले 27 डिग्री सेल्सियस है। अभी इसको मान ले ये एक और बनाते हैं सिस्टम। ये आपका पिस्टन है, ठीक है। आपका ये यहाँ पर भी क्या बताओ 1 ग्राम ऑफ क्या है गैस मोलिक्यूल्स है, और इसका मान लें टेम्परेचर आपका T2 कितना डिग्री हो गया, मान लें आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहता है कि 1 ग्राम गैस को बाहर से तुम कितना हीट दोगे। 1 ग्राम गैस को बाहर से तुम कितना हीट दोगे कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, उसी बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लो 27 से कितना हो जाएगा बताओ बाबू 28 डिग्री सेल्सियस। 28 से कितना होता है बाबू 29 डिग्री सेल्सियस। देखो 30 से 29 कितना का डिफरेंस बता बाबू 1 डिग्री सेल्सियस। 28 से 27 कितना का डिफरेंस बाबू बता बाबू बोलो यार 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसी बोलते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कि 1 ग्राम गैस को बाहर से हम कितना हीट देंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री क्या कर जाए रेज कर जाए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसको पहले लिखो, अब इसका हम बना देते हैं, इसका डिफरेंशियल लिख देते हैं, है ना। चलो अब इसका डिफरेंशियल लिखो बेटा, तो लिखो अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। थोड़ा सा लिख लो, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। Heat is required to raise the temperature, to raise the temperature, क्या बताओ बाबू 1 डिग्री सेल्सियस by 1 ग्राम गैस। 1 ग्राम ऑफ गैस, 1 ग्राम गैस को हम बाहर से कितना टेम्परेचर देंगे सिस्टम का, 1 ग्राम गैस को बाहर से कितना हीट देंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री क्या कर जाए रेज कर जाए, उसी बोलते स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका फार्मूला होगा C = Q बाय क्या होता है M डेल्टा T होता है, ठीक है। C क्या बेटा स्मॉल c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बाबू स्पेसिफिक बोलो यार हीट क्या होता है कैपेसिटी है स्मॉल सी, ठीक बाबू। अच्छा m क्या है मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, और कितना ग्राम गैस है 1 ग्राम, ठीक है। और डेल्टा T है बाबू आपका चेंज इन टेम्परेचर। क्या है बता चेंज इन क्या बाबू बोलो यार चेंज इन क्या है टेम्परेचर है। यहाँ से Q निकालेंगे बाबू तो Q = क्या होता है क्या हो जाएगा बाबू Q = हो जाएगा m, एक मिनट Q = क्या है बता ये हो जाएगा m, रुको यार बता क्या हो जाएगा बोलो Q = यहाँ से m c डेल्टा T हो जाएगा, तो लिख लो। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू और लिखते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर वो कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे मतलब मालूम है Cp = क्या लिखेंगे QP बाय क्या लिखेंगे m डेल्टा T लिखेंगे। तो
बच गया बेटा। यहाँ से QP निकालेंगे, ये भी लिख सकते हैं हम लोग mCp डेल्टा T लिख सकते हैं, है ना। इस तरह बाबू लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब क्या करेंगे बता बाबू, वॉल्यूम को क्या करते हैं कांस्टेंट कर देंगे, एक बार प्रेशर कांस्टेंट करेंगे, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे, तो बता क्या हो जाएगा बोलो, CV इक्वल टू क्या बता क्या हो जाएगा QV, Q मतलब हीट, क्या हो जाएगा M डेल्टा T हो जाएगा। अगर QV निकालेंगे बाबू क्या हो जाएगा mCV डेल्टा T हो जाएगा, लिख लो। ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो अब हम बात करते हैं बेटा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हेडिंग दो बाबू मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है बाबू, मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C बड़ा C से। ये कहता है कि मान ले 1 मोल ऑफ गैस है, पर तुमको मालूम है कि 1 मोल में कितने गैस होते हैं 6.022 into 10 की पावर 23, 1 मोल में कितने गैस, तो एवोगाड्रो नंबर है ना। तो ये कहता है क्लोज कंटेनर बाबू, यहाँ पर क्या है 1 मोल ऑफ गैस है, क्या है बाबू 1 मोल ऑफ गैस है। तो बाबू तुमको मालूम है 1 मोल गैस कितना रहता है, गैस का आइटम 6.022 into 10 के पावर कितना 23 एटम, है ना। इसी को एवोगाड्रो नंबर ही बोलते हैं, है ना। मान लो बाबू ये एक तरह पिस्टन है ये, अब इसका टेम्परेचर कितना डिग्री, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको बढ़ाना कहाँ तक है, 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है। मान लो बाबू ये आपका ये 1 मोल गैस, ये आपका क्लोज कंटेनर, ये पिस्टन लगा हुआ है। आपका यहाँ भी कितना था बाबू, ये 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल गैस है, 1 मोल ऑफ क्या है गैस है। इसका टेम्परेचर T2 कितना लगा बता बाबू 30 डिग्री सेल्सियस। तो 27 से क्या बढ़ेगा बता बाबू 28 बढ़ेगा, 28 से कितना बढ़ेगा बताओ 29 बढ़ेगा। कितना का डिफरेंस है 30 से 29, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस, 28 से 27 कितना डिग्री डिफरेंस होगा बाबू 1 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर हीट कैपेसिटी कहता है कि 1 मोल गैस को हम बाहर से कितना हीट देंगे, Q का मतलब हीट, कितना हीट देंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। ये बात करता है 1 मोल ऑफ गैस के बारे में, और स्पेसिफिक हीट बताता है 1 ग्राम गैस को बाहर से कितना हीट देंगे कि टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए। और ये कहता है कि 1 मोल ऑफ गैस को बाहर से कितना टेम्परेचर देंगे, बाहर से 1 मोल ऑफ गैस को बाहर से कितना हीट देंगे कि सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री क्या कर जाए, रेज कर जाए, उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक बेटा, इसको लिखो। चलो अब इसका डिफाइंड लिख लो बेटा, कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, लिख लो बाबू, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, हीट इज क्या बाबू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, रेज करना है ना, टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ क्या बेटा गैस रहेगा, इसका फॉर्मूला था कैपिटल C इक्वल टू लिखेंगे Q बाय क्या बाबू N डेल्टा T। N क्या है पर नंबर ऑफ मोल से, Q क्या है अमाउंट ऑफ हीट है, डेल्टा T क्या है चेंज इन टेम्परेचर है, कैपिटल C क्या है मोलर हीट कैपेसिटी है। Q इक्वल टू बता क्या हो जाएगा बाबू N C क्या हो जाएगा डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट क्या बता बाबू
कांस्टेंट क्या प्रेशर यानी क्या नहीं बताओ वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम क्या कर लिए कांस्टेंट कर लिए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या लिखे बताओ आपको Cp इक्वल क्या लिखे बताओ आपको Qp बाय क्या लिखेंगे n डेल्टा T लिखेंगे। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या लिखेंगे Cv क्या लिखेंगे Qv बाय क्या लिखेंगे n डेल्टा T लिखेंगे। लिख लीजिए। चलो बेटा अब हम बात करते क्या रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है बाबू मोलिकुलर मास ऑफ गैस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। फिर बेटा एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू होता है मोलर मास ऑफ गैस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इस चीज को याद रखना, इस चीज को बाबू याद रखना, ठीक है बेटा। m का ये m का मतलब है मोलर मास ऑफ गैस। क्या बाबू बता रहे बाबू मोलर मास ऑफ क्या बेटा गैस है, ठीक है। ये स्मॉल cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या होता है बाबू प्रेशर होता है, ठीक बेटा। उसी तरह यहाँ पर कैपिटल Cp का मतलब क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या बेटा प्रेशर। यहाँ भी लिख सकते हो कि m का मतलब मोलर मास ऑफ गैस, स्मॉल cv का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कैपिटल cv का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लेना, लिख लो बेटा। तो बेटा अब बात करते हैं हम एक फार्मूला प्रूव भी करवाएंगे 2-3 वीडियो के बाद। तो बेटा Cp इक्वल टू होता है Cv इक्वल बेटा R होता है। ये प्रूव भी करवाएंगे 2-3 वीडियो के बाद। ये जब इंथैल्पी पढ़ा लेंगे तब ये प्रूव करवाएंगे, ठीक बेटा। ये Cp जो है कैपिटल Cp जो है ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी क्या है बाबू बता रहे बाबू मोलर हीट क्या है कैपेसिटी एट कांस्टेंट बेटा एक कांस्टेंट क्या है प्रेशर है, ठीक बेटा। और Cv वही है बता क्या मोलर हीट कैपेसिटी क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट क्या बेटा वॉल्यूम है, ठीक है। और R जो होता है बेटा R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है R, ठीक है। और ये बाबू ये R का जो वैल्यू होता है जूल में भी अलग होता है, प्रेशर में अलग होता है बेटा। जूल में इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स बेटा होता है केल्विन इनवर्स। और प्रेशर में इसका यूनिट होता है बेटा R इक्वल टू 0.082 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मोल इनवर्स और क्या होता है केल्विन इनवर्स होता है। लिख लो क्या था बेटा Cv का फॉर्मूला होता है Cv इक्वल टू होता है बेटा F/2R होता है। अब F क्या होता है बताते हैं, लिख लो। Cv इक्वल टू क्या होता है F/2R होता है, इसको लिखो। ये सब मिटाते हैं, चलो ये सब मिटा देते, तुम लोग लिख लिया होगा। पहले समझो लिखने का तो सब लिख लेता है, चलो बेटा ठीक है। अब देखो तुमको मालूम है F क्या है बाबू, F है एटॉमिसिटी ऑफ गैस होता है, एटॉमिसिटी ऑफ क्या बाबू गैस है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए बेटा F का जो वैल्यू होता है मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस का मतलब है जिसमें एक एटम हो, मोनो एटॉमिक गैस। जैसे नोबल गैस मॉलिक्यूल बनाता नहीं वो एटम के फॉर्म में होता है, जैसे आपका हीलियम एटम के फॉर्म में होता है,
नियोन आपका एटम के फॉर्म में होता है, आर्गन एटम के फॉर्म में होता है, क्रिप्टन एटम के फॉर्म में होता है। मोनोएटॉमिक गैस है, ये मॉलिक्यूल बनाता नहीं है बेटा। वहाँ F का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, याद रखना बाबू। डाई एटॉमिक गैस का मतलब होता है डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस का मतलब होता है, ये I है, डाई एटॉमिक गैस का मतलब गैस जो है डाई के फॉर्म में है, जिसमें 2 एटम हो, जैसे आपका O2, आपका N2, आपका Cl2 है ना। इस तरह क्या डाई एटॉमिक गैस है, जैसे H2 2 एटम ज्वाइंट है, इसको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं बेटा। वहाँ F का जो वैल्यू होता है वो 5 होता है। अरे देखो होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मतलब, पॉली एटॉमिक गैस का मतलब जिसमें 2 से अधिक एटम्स हो, जैसे आपका O3 हुआ, आपका CH4 हुआ, 2 से अधिक एटम है कि नहीं। आपका अमोनिया हुआ, 2 से अधिक एटम है कि नहीं। 3 गो हाइड्रोजन है, 1 गो नाइट्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो मोनोएटॉमिक गैस हुआ बेटा। वहाँ F का वैल्यू जो होता है वो आपका 6 होता है, इसको किसी को याद रखना, ठीक है बेटा। इसको लिखो, पहले मिटाएंगे हम। चलो अब इसको मिटाते हैं बाबू, है ना। चलो तो अब यहाँ पर थोड़ा देख लो बेटा, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देखो रे, थोड़ा सा देखो। तो Cp को लोग बता क्या हो जाएगा, R प्लस क्या हो जाएगा बता, Cv होगा, है ना बेटा। Cp इक्वल टू R और Cv क्या लिखेंगे बता, फॉर्मूला बता, F/2 R लिख सकते हैं। ये एलसीएम ले लो और क्या, तुम मैथ का स्टूडेंट हो, है ना। Cp इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, प्लस FR हो जाएगा, R कॉमन ले लो और क्या। तो जब Cp इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस F/2 हो जाएगा। लिख लो Cp इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। चलो लिख लिया, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बेटा एक और वैल्यू होता है, याद रखना, गामा। बेटा गामा का फॉर्मूला होता है आपका Cp/Cv होता है, गामा का फॉर्मूला Cp/Cv। जब बाबू Cp कितना है, गामा Cp कितना, देखो Cp कितना है बताओ, ये R आया और क्या इसको लिख सकते हैं F+2 बाई कितना आया 2 आया, और Cv कितना F/2R है। तो F/2R है तो बता 2 कहाँ आ जाएगा ऊपर और FR कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये R कट जाएगा, ये 2 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बेटा गामा का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, देखो F+2/F, ये गामा का फॉर्मूला निकल के आएगा, ये F+2/F लिख लो। अब इस फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, लिखो। चलो कैसे यूज करेंगे, देखो रे बाबू, इधर मिटा दे रहे हैं, तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बड़ी बात नहीं है। चलो अगर तुम पूछेगा तो बताइए मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए बताइए गामा कितना वैल्यू होगा। तो मोनो एटॉमिक गैस की बताया था बेटा कि F का वैल्यु कितना होता है 3 होता है, तो गामा निकालो, तो गामा इक्वल कितना होता है F+2/F। तो F कितना 3+2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब गामा कितना हो जाएगा बताओ 5/8 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। उस तरह तुम डायटोमिक गैस के निकाल सकते हो, पॉली एटॉमिक गैस के लिए गामा निकाल सकते हो, है ना, लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है और इंथैल्पी किसको कहते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या कर फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।